हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, ठीक है, मानव संसाधन। तो देख लीजिए क्लास 8 का चैप्टर 1 मानव संसाधन, और ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो डियर हम बता दें कि हम लोग का जो क्लास 6 का जो है ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 तक कंप्लीट हुआ है। क्लास 7 का भी जो है हम लोग क्लास चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि क्लास 6, 7, 8 का पहले हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर ले, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डियर देखिए हम लोग जोग्राफी ये एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता गया होगा कि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो रहता है उसमें से क्वेश्चन अराइज होता है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी टीचर लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिलेवेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं डियर, तो एनसीईआरटी की बुक जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो भी अगर जिसका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है ना, उसका जो है इजली जो है वो एग्ज़ाम निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए मानव संसाधन, जैसे आपका मानव जो है ना ये सबसे बड़ा संसाधन होता है। प्रकृति के जितने भी दिया हुआ है ना, ये महत्वपूर्ण तभी होता है जब हम लोग जो है उसको अपने लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जो है उस संसाधन को जो रहता है परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मानव संसाधन जो रहता है ये सबसे अंतिम संसाधन होता है। जैसे कि कुछ स्वस्थ, शिक्षित और कुछ अभिप्रेरित लोग होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो संसाधनों का विकास करते हैं। जैसे कि अभी स्कूल खुल रहा, कॉलेज खुल रहा है, ठीक है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ हो रहा है ये आपका जो है मानव के द्वारा ही किया हुआ रहता है। इसलिए मानव संसाधन जो है ये सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। देखिए अन्य संसाधनों की बात है, मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि क्या पूरा ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में क्या जो मानव है वो एक जैसा सब जगह है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं जगह जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं कम रहता है। इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में होता है, कौन, और स्टेट में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा पॉपुलेशन यानी किस ज़िला में सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या है, किस ज़िला में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो मानव जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब कि हर एक जगह पे वो एक समान नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम आज भी इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, या अमेरिका की बात करें, या राज्य की बात करें, या तो धनबाद की बात करें, या तो आपका किसी जिला की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे डियर आपका इंडिया में भी पॉपुलेशन डिफरेंट है, चाइना में भी डिफरेंट है, अमेरिका में भी डिफरेंट है। अगर हम स्टेट की बात करें तो रांची में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम उसी तरह से बात करें पलामू में, कोडरमा में, तो सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब एक जैसा जो है आपका मानव जो रहता है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, ये जो रहता है आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है, इसको कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, और 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1985 में किसके द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय है। तो देखिए मानव संसाधन मंत्रालय जो है ये आपका भारत सरकार के अधीन है, ठीक है। और ये 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, तो मानव को कौशलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आपका, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। मतलब किसी भी मतलब चीज़ में उसको एक्सपेक्ट करके हम लोग उसको यहाँ पे जॉब मिलता था, ठीक है। तो आपका ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था, कितने लोगों को यहाँ पे जोड़ा था, इस बात
तो इस पॉइंट पे को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आपका कोई विद्यालय है, आप देखे होंगे कि स्कूल में किसी किसी स्कूल में केवल 50 बच्चे हैं, किसी किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, किसी किसी स्कूल में 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मतलब कि मानों का जो रहता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इन संख्या को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या का वितरण। देखिए इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है कि कैसे कैसे जगह पे जो है आपका वितरण ज़्यादा होता है, कैसे कैसे भाग पे जो है वितरण कम होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है, और विश्व में जनसंख्या के वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। मतलब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी क्षेत्र में बहुत कम ही जो है आपका मानव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखिएगा कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग जो है ये आपका भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। देखिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बेसित क्षेत्र है, और उस अक्षांशीय क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय मरुस्थलें, उच्च पर्वत और विषुववर्तीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का है। जैसे कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर पूर्वी और उत्तर अमेरिका हो गया, ये बहुत ही घने बसा क्षेत्र है। जबकि अगर हम लोग बात करें उस कटिबंधीय मरुस्थल का, उच्च पर्वत का और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों का, ये जगह जो में जो है या पर्वत और वन जंगल आपका जो है आपका 1 मिनट विषुववर्तीय वनों के क्षेत्र। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पर्वत इलाका या वन जंगल में इस ऐसे जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो रहता है बहुत ही कम है। जैसे विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो देखिए दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं, और विश्व का कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो देख लीजिए कि 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, और विश्व के 60% लोग जो है ना वो केवल 10 देशों में रहते हैं, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लीजिए कि विश्व के 60% लोग ये 10 देश में रहते हैं, और 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनसंख्या जो है ये ग्राफ बनाया गया है जहाँ पे आपको मिलियन में दिखाया गया है कि इतना मिलियन पॉपुलेशन है, और ये सब देश है जैसे चीन है, भारत है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चीन है, 14 आपका मिलियन में है, जबकि आपका कि भारत में 1200 मिलियन है। अगर हम लोग यूएस का बात करें तो इसमें 200 से थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। इंडोनेशिया में भी 200 से ऊपर गया है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, इसमें तो 200 से भी बहुत नीचे आपका जो है जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा सबसे मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो चीन और भारत में है, ठीक है। ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार ये श्रृंखला को तैयार किया गया है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, बस ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर उसके बाद आपका भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार। देखिए कि आप जानते हैं भारत की जनसंख्या के औसत घनत्व, देखिए घनत्व कितना है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत की जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। देखिए जनसंख्या का घनत्व क्या होता है कि पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। देखिए एक इकाई क्षेत्र में जितना लोग रहते हैं ना, उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का बात कर रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या आपका दक्षिण मध्य एशिया में है, फिर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि जब कक्षा में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, तब अगर मान लीजिए एक छोटे रूम में 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो कैसा लगेगा कि पूरा रूम जो है भारी भारी लगेगा, कि पूरा रूम भर गया है, फिर लगेगा पूरा भारी भारी महसूस होता है कि हाँ पूरा भरा भरा है। लेकिन अगर यही 30 बच्चे जो है अगर स्कूल के कैंपस में चले जाते हैं तो फिर बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। लेकिन अगर स्कूल के कैंपस में पूरे बच्चे आके खड़े हो जाए तो फिर हम लोगों को तब फिर क्या महसूस होगा कि पूरा स्कूल का कैंपस जो है वो आपका भरा भरा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कुछ कारक है, कुछ फैक्टर है जो कि जनसंख्या घनत्व जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। मतलब किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उस जगह पे क्यों है, और किसी जनसंख्या पे अगर बहुत जगह पे बहुत कम जनसंख्या है तो उस जगह पे क्यों जनसंख्या कम है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर है जो कि वो उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि डियर चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है इसको हम पार्ट वाइज करते हैं ताकि जो है ये मतलब कि हम, मेरा इंटेंशन ये है कि हम जो भी पढ़े ना अच्छे से पढ़े, ठीक है ना, हमें टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, बस एक बार सुन लेना है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हम लोग इस पार्ट में ये किए थे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये किए थे और नेक्स्ट पार्ट में ये किए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए भौगोलिक कारक में एक आता है स्थलाकृति, दूसरा होता है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है आपका जल और पांचवा है आपका खनिज, ठीक है। देखिए स्थलाकृति क्या होता है, मतलब जगह, जैसे कि पर्वत पठार वाला जगह पे लोग ज़्यादा रहना महसूस नहीं करते हैं, वो कैसे जगह पे रहना चाहेंगे, मैदानी भागों में ज़्यादा वो रहना चाहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो गंगा के मैदान जो रहता है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर हम लोग एंडीज़ आल्प्स और हिमालय की जैसे पर्वत के बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्थलाकृति, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भौगोलिक के कारक देख रहे हैं, ठीक है, भौगोलिक कारक, तो इसमें स्थलाकृति इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड है जलवायु। अब देखिए लोग ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं ना जहाँ ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा जहाँ ठंडा भी ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आपका रूस की ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, इन जगह पे जो है रहने से बचते हैं, ठीक है। तो इस जगह को आपको याद रखना होगा। गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा जैसे मरुस्थल हो गया, रूस की ध्रुव प्रदेश हो गया, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। देखिए मृदा मतलब क्या हो गया आपका बालू। अब मृदा इस पर कैसे अफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोग रह रहे हैं अगर वो ज़मीन उपजाऊ रहता है ना तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जो रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से वो कृषि उन लोगों को आसानी से करने के लिए हो जाता है। तो जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गया, चीन में हवांग ही हो गया, चांग जियांग तथा अम्बरीश में नील नदी की जो है ये काफ़ी उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा बसते हैं, ठीक है। जल, अब देखिए हम लोग के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग ऐसा जगह और लवणीय जल जो रहता है ऐसा जो पानी होता है जिसमें नमक प्रेजेंट रहता है और इस पानी को हम लोग यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा जगह जो है हम लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका खनिज मतलब क्या हो गया आपका मिनरल्स, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज, तो ये देखिए याद रखिएगा कि हीरे की खान कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, और तेल की खोज मध्य पूर्व में। तो इन जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल जाता है, क्या होता है,
रोजगार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो देखिए आर्थिक कारक मतलब क्या हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हम लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं पे तो हम लोग रहेंगे ना, नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या, इसीलिए ना तो औद्योगिक क्षेत्र पर लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम लोग जापान में ओसाका की बात करें और भारत में मुंबई, ये सबसे जो है घना बसा हुआ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ज़्यादा है इसलिए। तो ये आपका आर्थिक कारक हो गया। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक कारक, जैसे कि लोग जो है ना ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पे धर्म और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी और यरूशलेम और वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये सब जगह हो गया। इसी तरह सामाजिक कारक हो गया। तो सामाजिक कारक मतलब क्या हो गया, जैसे कि कहीं अच्छी आवास है, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, और तो यहाँ पे जो है लोग जो है अधिक बसना पसंद करते हैं। तो ये कुछ कारक है। तो डियर ये जो चैप्टर है ना बस हमें एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टर्म्स है जो याद रखना है आपको थोड़ा सा, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन यही है डियर कि हम अच्छे से जो है एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करें। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नया डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये चैनल बिल्कुल न्यू है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आपके सामने ला सकें। और डियर अगर आपका कोई भी मतलब कि क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है ये हम लोग का क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का मानव संसाधन। ठीक है, तो हम लोग क्लास 7 जो है ये भी ज्योग्राफी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो हम लोग धीरे धीरे करके जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका अप्रैल मई तक। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये चैनल आपके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है आपके सामने क्लियर करें, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो रहता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं। अगर आप आगे जाके बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग का आज का क्लास। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम बता दें कि ये जो है हम लोग सीटेट की तैयारी करें, इसके साथ साथ ठीक है सीटेट के बाद बीपीएससी आने वाला है। यहाँ पे हम लोग 6 to 10 का एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको एमसीक्यू और नोट्स भी दूंगी, ठीक है ना, एक एक चैप्टर का। तो डियर यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसका, तो मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है और इस मंत्रालय का निर्माण जो है लोगों को कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दिए, ऐसे तो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आपका जनसंख्या, एक मिनट डियर, आज हम लोग करने वाले हैं आपका जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर जनसंख्या जो रहता है, ठीक है, ये कहीं ऐसा होता है कि किसी किसी एरिया जो रहता है बहुत ही आपका घनत्व रहता है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहता है, लेकिन किसी किसी जगह पे देखिएगा जनसंख्या कम होता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो इसका आपका कई कारण हो सकता है। तो इसमें जैसे कि भौगोलिक कारण जो है आपका क्या क्या है, भौगोलिक कारण में एक है आपका स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है डियर कि लोग जो है ना हमेशा मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये पर्वत या पठार में रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जो है आपका कि गंगा के मैदान और विश्व की जो है सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। और जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लोग इतना नहीं है, यहाँ का जनसंख्या उतनी नहीं है। तो ये जो है एनसीईआरटी का है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा किस कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका आबादी है। तो याद रखिएगा गंगा के मैदान, और जैसे कि एंडीज़ हो गया, आल्प्स हो गया, ठीक है, और हिमालय यहाँ पे कम है।
नेक्स्ट है जलवायु। अब डियर दूसरा पॉइंट ये रखता है ना कि जलवायु मतलब कि लोग जो है ना ऐसा जगह रहना पसंद नहीं करते जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो या बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडा है, ठीक है। ऐसा जगह वो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो मरुस्थल हो गया, रूस की ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिक हो गया, यहाँ से लोग जो है रहने में बचते हैं। दूसरा हो गया मृदा। मृदा मतलब हो गया आपका ज़मीन। ज़मीन जो होती है ना, बालू, जहाँ का ज़मीन जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहता है वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए कृषि का में उन लोगों का कृषि के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, चीन में हवांगी है और जांगजियांग, तथा मृष में नील नदी जो है, ये इस मैदान जो है बहुत ही उपजाऊ रहता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो देखिए हम इसको इसलिए बता दे रहे क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो एक बार जरूर रीड कीजिएगा। देखिए जल, देखिए अब जल कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग बिना जल का तो रह नहीं सकते, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ की उनको जल आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। कौन सा? अलवणीय जल, मतलब अलवणीय जल जिस जल में नमक नहीं होता है, ठीक है। और लवणीय क्या होता है? जिस जल में नमक होता है उसको हम लोग लवणीय कहते हैं। तो अलवणीय जल हो गया जहाँ जल में नमक नहीं होता, तो ऐसी जगह लोग रहना पसंद करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो विश्व की नदी घाट या घनी बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल जो है ये विरल जनसंख्या वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है खनिज। अब खनिज कैसे हो गया डियर? तो अगर खनिज वाला क्षेत्र जो रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खान है और मध्य पूर्व में जो तेल की खोज है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे जो है रोजगार मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ भौगोलिक कारक था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको अंडरलाइन जो किए थे उसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है हम लोग का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो इसमें आर्थिक मतलब क्या हो गया? जहाँ हम लोग रोजगार मिलेगा वहाँ हम लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपका जापान में ओसाका और भारत में मुंबई। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक कारक क्या है? ये सांस्कृतिक कारक क्या होता है? जहाँ पे धर्म और सांस्कृतिक वाला जो स्थान रहता है ना, वो हम लोगों को आकर्षित करता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले वाराणसी बोले, यरूशलेम बोले और वेटिकन सिटी जो बोले, ये इसका एग्जाम्पल है। तो बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है इसलिए हमको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण होता है डियर जहाँ पे आपको शिक्षा की सुविधा हो, अच्छे घर का सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग आज का क्लास जो है जनसंख्या परिवर्तन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर क्या है ना कि पहले जो था जनसंख्या बहुत कम था, धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ता था। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे, क्योंकि इस समय क्या था ना, बच्चे जितना जन्म लेते थे ना उतना वो मतलब जिंदा रह नहीं पाते थे, क्योंकि उनका उस समय मृत्यु दर जो था ना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्वास्थ्य जो था उतना डेवलप नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग में डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे जनसंख्या जो है अचानक बढ़ने लगा, ठीक है। जैसे कि 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, और 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या जो है 3 अरब पहुंच गया था। और इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें 1999 में 30 वर्ष के अवधि में कम से कम जनसंख्या जो है दुगना हो गया था, मतलब 6 अरब। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला तो है आपका मृत्यु दर कम हो गया, ठीक है। जितने बच्चे जन्म लेते थे पहले जो है, अगर 100 जन्म लेते थे तो उसमें से 10 बच्चा बचता था, 90 मर जाता था, मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अब जो है आपका स्वास्थ्य डेवलपमेंट में इतना सुधार हो गया था ना कि जितने बच्चे अगर 100 बच्चे तो इसमें से सिर्फ 4 या 5 जो है रह नहीं सकते थे, बाकी सब जो है जीवित रहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जन्म दर था ना तेज़ी से बढ़ रहा था, और मृत्यु दर जो है ना वो कम हो गया था, ठीक है। इसके साथ साथ खाने की आपूर्ति, मतलब हो गया आपका प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है यानी फसल का उत्पादन जो है ये भी तेज़ी से बढ़ने लगा था। यहाँ पे लोग जो है कृषि जो है का नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, हाइब्रिड आ गया था, नया नया तरीके से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जो है होने लगा था, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है। तो यहाँ पे क्या है डियर,
जन्म दर क्या होता है, अर्थात हुआ प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवन जन्मों की संख्या में मापा जाता है। क्लियर है। और मृत्यु दर 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 में कितना जन्म लिया। ठीक है। अब एक जीवित कितना जीवित है, अगर मृत्यु दर तो 1000 में कितना मरा, जैसे 95, तो ये हो गया मृत्यु दर। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा, प्रवास क्या होता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि मुंबई में, वहाँ पे लोग बहुत आते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रवास, उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो डियर देखिए, हम थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो इस साथ में, लेकिन हम एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है। और जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन जरूर कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो डियर यहाँ पे क्या है ना कि जन्म और मृत्यु जो है ये जनसंख्या परिवर्तन की एक प्राकृतिक कारण है, और एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को जो कहते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर। देखिए, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ये भी हम लोग का हाथ में नहीं है, ये आपका नेचर का है। ठीक है। प्रकृति का देन है। और जो लोग मर रहे हैं ये भी हम लोग का देन नहीं है, ये भी प्रकृति इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो दोनों का बैलेंस जो है ना, जो हो रहा है, ये प्रकृति के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसी को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब कि प्राकृतिक दर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दो वर्ड है कि आप्रवास किसको कहते हैं, तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो इसको हम लोग आप्रवास कहते हैं। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मतलब कोई इंडिया को छोड़ के जाके अमेरिका में सेटल हो गया, तो ये उत्प्रवास कहते हैं। अब वो अमेरिका में सेटल हो गया तो अमेरिका के लिए वो क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा, और इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रवास जो होता है ना, ये भी एक दूसरा रीज़न है वृद्धि दर बढ़ने का। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इंडिया से सब कुछ छोड़ के जो है आपका लंदन चला जा रहा है या अमेरिका चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो वहाँ पे जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ का वृद्धि दर जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये भी एक कारक हो सकता है। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लोग किसी स्टेट की बात करते हैं, वो स्टेट ज़्यादा डेवलप नहीं है, बिहार की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, अगर ये स्टेट ज़्यादा डेवलप नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो यहाँ से लोग जो है कहाँ जाते हैं, सब मुंबई की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुंबई में, दिल्ली में उन लोगों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाता है। तो इसलिए मुंबई जो है बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अगर हम दूसरे स्टेट की कंपैरिजन करें तो। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रवास जो रहता है ये भी एक दूसरा कारक है। ठीक है। आपका वृद्धि दर बढ़ने का। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि अप्रवास किस किस जगह पे है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में है, यानी यहाँ पे बाहर से लोग आके बस चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या दर जो है ना बढ़ गया है। लेकिन उत्प्रवास में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो स्वीडन हो जाएगा, क्योंकि सूडान में क्या है ना, यहाँ के लोग जो है छोड़ के दूसरे जगह चले गए हैं। क्लियर है ना। तो ये भी एक आपका कारक है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो डियर इसमें क्या है ना कि देखिए, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है ना वो हर एक विश्व में अलग अलग है। ठीक है। और देखिए, किसी किसी विश्व की कुल जनसंख्या जो रहता है ना वो आपका बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है। जैसे कि देखिए, सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। याद रखिएगा, कहाँ पे, केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, और हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। आपको याद रखना पड़ेगा कि केन्या में जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रहा है। इसका कारण यह है ना
कि जन्म दर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है स्वास्थ्य सेवाओं में। तो इसलिए जो है बच्चे को जो है लोग बचा ले रहे हैं और वो जो है जीवित रह पा रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु दर जो है वहाँ का बहुत ही कम हो गया है, इसलिए तेज़ी से वहाँ की वृद्धि हो रही है। अगर दूसरे देश की बात करें जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, तो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है यहाँ पे मंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जनसंख्या संगठन। डियर, जनसंख्या संगठन क्या है? ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, और इससे पहले वाले टॉपिक में जो था, जो इतना इंपॉर्टेंट था, हम अंडरलाइन कर दिए थे, करके बता दिए थे, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए जनसंख्या संगठन में क्या है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। देखिए डियर, इसका कहने का मतलब है ना कि कुछ देश जो है ना, अगर उसका वृद्धि दर अगर बहुत बढ़ भी रहा है ना, तो उस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका जो आर्थिक विकास है ना, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, जब आर्थिक विकास अच्छा है तो वो हैंडल कर लेता है, अगर उसका कितना भी वृद्धि दर कितने भी मतलब डेवलप मतलब कितनी ही जनसंख्या क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि उसका वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि देखिए, तो यहाँ पे जापान जो है ना बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। ठीक है, यानी ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को, देखिए जनसंख्या संगठन जो है ना, ये आपका जनसंख्या की संरचना को बताता है। किसका बताता है? जनसंख्या की संरचना को बताता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है थोड़ा सा। मैं अपने पोतियों को कहानी सुनाता हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की, देखिए यहाँ पे यही बताने चाह रहा है कि जितने भी लोग हैं ना, उसकी जो मतलब कि अलग अलग जो होती है उनकी अपना गुण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनसंख्या संगठन जो है ये आपका जनसंख्या किस तरीके से इसी ये दर्शाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बस ये बता रहा है, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मतलब हर एक लोगों की जो है अलग अलग जो है गुण होती है, अलग अलग कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये बस बताना चाह रहा है। जैसे कि जनसंख्या संगठन जो है ये हम लोगों को ये बताता है ना कि यहाँ पे कितने मतलब लोग हैं, उसमें कितना पुरुष है, उसमें कितना स्त्री है, उसमें कितने बच्चे जो है 14 साल से नीचे है, उसमें कितने बच्चे जो है 14 साल से ऊपर है, उसमें कितने बच्चे जो है लड़के हैं, कितने बच्चे जो है लड़कियां हैं। ये हम लोग को जनसंख्या संगठन बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग, जिस चीज़ से हम लोग जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा कि कोई भी देश जो है अपनी जो जनसंख्या संगठन का अगर अध्ययन कर रहा है, तो जिस विधि से वो अध्ययन कर रहा है जनसंख्या संगठन का, उसको हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या संगठन हो गया कि किसी भी देश के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें कि उस देश में कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसमें स्त्री कितनी है और पुरुष कितना है, कितने बच्चे हैं जो कि 14 साल से नीचे है, कितने जो है एडल्ट है, कितने बच्चे जो है वो लड़कियां हैं, कितने बच्चे जो लड़का है। ठीक है, अगर किसी देश के बारे में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। और इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक विधि का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस तरह पुरुष है, इस तरफ स्त्री है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पुरुष जो है आपका, अगर हम लोग यानी 0 से 4 साल तक का अगर हम लोग बात करें, यानी बच्चे कितना है, तो पूरे 8.5% तक है। क्लियर है? अगर इधर बात करें आपका स्त्री में, तो आपका नियर अबाउट 8.5% समझ लीजिए। अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि 5 से 9 साल तक में कितने पुरुष है, तो यहाँ पे 6.5 है। यहाँ कितना है, तो यहाँ पे 6.5 है। तो इसी तरीके से ये बताया गया है कि इतने पुरुष है, इतने स्त्री है, इस उम्र में इतना है, इस एज में इतना है, इस एज में इतना है, इस एज में इतना है। ठीक है, तो ये एक तरह का जनसंख्या पिरामिड हो गया। क्लियर है डियर? जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, इसी तरह हर एक देश का अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे केन्या का पिरामिड बताया गया। अब आपको पिरामिड तो समझ में आ गया ना क्या होता है, तो ये आपका केन्या का पिरामिड
पिरामिड है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भारत का पिरामिड है, और ये है आपका जापान का पिरामिड है। क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया ना कि पिरामिड कैसे होता है। देखिए, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। कि देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि कुशल, उत्साह और आशावादी, ठीक है, आशावादी और सकारात्मक सोच जो होती है, ये युवा ऐसे युवा जो रहते हैं ना, यही हमारे राष्ट्र की भविष्य है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का संसाधन है हमारे लिए, और इससे बचाने के लिए इसका इसको मतलब एक कुशल उत्पादक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन्हें शिक्षित करना चाहिए। तो डियर, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझाया गया है कि पिरामिड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग जनसंख्या संगठन को दिखाते हैं किसी भी देश का, ठीक है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है हम लोग का मानव संसाधन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सॉरी, इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा डियर, इस एमसीक्यू करने के मतलब अगर ये चैप्टर आप कर लिए ना, तो आप इस चैप्टर का हर एक एमसीक्यू को बहुत ही बेटर तरीके से कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो डियर, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो भी क्वेरीज होगा प्लीज़ आप कमेंट